सभी लोगों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, करंट अफेयर में बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी बजट के बारे में। ये बजट केंद्र सरकार का है, यानी केंद्रीय बजट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो सभी लोगों को हमारे छवि कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, सभी गुरुजनों की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपको जरूर कामयाब बनाए और जीवन में स्वस्थ रखे। चलिए देखते हैं बजट के बारे में। देखिए, बजट 2020-21 आया है। इसके बारे में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, इसलिए आप ज़रूर लास्ट तक देख के जाइएगा बजट के बारे में। देखिए, इस बजट है 2020-21। ये केंद्रीय बजट है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। बजट की बात करें तो बजट में पैसे के रुपयों का जो है लेन देन, यानी हम लोग एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितने रुपए कहाँ से आए, कितने रुपए हमें कहाँ पे खर्च करने हैं, कौन सी योजनाओं के लिए कितने रुपए आवंटित करने हैं, तो ऐसे लेखा जोखा को हम लोग बजट का नाम देते हैं। इस वर्ष बजट की थीम रही है जीवन को सरल बनाना, यानी बजट की थीम है जीवन को सरल बनाना। जीवन को सरल बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ये बजट आया है। इस बजट की बात करें तो सबसे पहले हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 122 है। अनुच्छेद 122 में बजट नामक शब्द तो नहीं है, 112 है, अनुच्छेद 112 है, जिसमें हमारे में संविधान में बजट नामक कोई शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार द्वारा लोकसभा द्वारा ही जो वित्त मंत्री होगा वो पूरी तरीके से, यानी पूरे साल का लेखा जोखा प्रदर्शित करेगा, यानी वित्तीय लेखा जोखा, यानी अनुच्छेद 112 में वित्तीय लेखा जोखा प्रदर्शित है और उसी वित्तीय लेखा जोखा को बजट का नाम दिया जाता है। बजट चमड़े के बैग को कहा जाता है, यानी चमड़े के बैग का नाम बजट है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस चमड़े के बैग के स्थान पर लाल कपड़े में बजट आने लगा और जिसके कारण इस बजट का नया नाम है बही खाता, यानी वर्तमान में बजट का नाम है बही खाता। दूसरी बात करते हैं, सबसे पहले बजट ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के समय में, यानी भारत में सबसे पहले किस गवर्नर जनरल के समय में बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। अगर भारत में कौन से लोग हैं जो सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले, तो उनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को बजट का जन्मदाता कहा जाता है, यानी भारत में जन्मदाता कहा जाता है और भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स विल्सन। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, उनका नाम है R.K. षडमुखम चेट्टी। R.K. षडमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के बाद बजट प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। जैसा कि हम जानते होंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद R.K. षडमुखम चेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था, जिनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। यानी स्वतंत्र भारत के बाद, यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षडमुखम चेट्टी के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया। वही गणतंत्र भारत की बात करें तो हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, इसीलिए गणतंत्र दिवस के बाद जो है उस दिन, यानी बजट प्रस्तुत करने वाले, उनका नाम है जॉन मथाई। यानी हमारा भारत जब गणतंत्र हुआ, गणतंत्र के बाद बजट प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम जॉन मथाई है। वहीं सबसे ज़्यादा बजट अगर प्रस्तुत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले का नाम है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया। और अगर हम हिंदी की बात करें तो बजट पहले इंग्लिश में छप के आता था, इंग्लिश में उसका व्याख्यान होता था। लेकिन भारत के पहले गैर इंग्लिशकारी, यानी गैर हिंदी में, यानी हिंदी में बजट प्रस्तुत करने वाले, उनका नाम है C.D. देशमुख। हिंदी में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया C.D. देशमुख ने।
वहीं इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष यानी 2020 और 21 में हमारे बजट जो प्रस्तुत करने वाली हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की पहली मुक्त महिला वित्त मंत्री हैं। वैसे तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन भारत की पहली मुक्त महिला यानी जिनके पास केवल एक ही पद है वे निर्मला सीतारमण हैं। और निर्मला सीतारमण के द्वारा 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी इसलिए खास है क्योंकि हर वर्ष 3 सत्र होते हैं। एक सत्र का नाम बजट सत्र रखा जाता है, दूसरे सत्र का नाम मानसून सत्र होता है और तीसरे सत्र का नाम शीतकालीन सत्र होता है। यानी जो वर्ष के सबसे पहले शुरुआत में चलता है उसे बजट सत्र कहते हैं, वर्ष के दूसरे चरण में चलता है उसे हम मानसून सत्र कहते हैं और सबसे लास्ट में चलता है उसको हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो सबसे पहले बजट जो प्रस्तुत किया जाता था वो फरवरी के अंतिम तारीखों को प्रस्तुत किया जाता था, यानी 28 या 29 तारीख को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। और बात करते हैं बजट। देखिए, पहले बजट रेल बजट 1921 ईस्वी के बाद रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा था, यानी रेल बजट केवल रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे और भारत का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे। दोनों बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में रेलवे बजट और आम बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। और बजट की बात करें तो बजट एक प्रकार का विधेयक है जिसका नाम है धन विधेयक, यानी बजट क्या है? धन विधेयक है। दूसरी चीज बात करते हैं, बजट में 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। पहली चीज, महत्वाकांक्षी भारत बनाने के लिए कृषि, सिंचाई और विकास, स्वच्छता, पानी और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। फिर दूसरी बात है, आर्थिक विकास के लिए उद्योग, व्यापार और विकास पर बात की गई है तथा जिम्मेदार समाज बनाने के लिए संस्कृति, पर्यटन और पर्यावरण, जलवायु की बात की गई है। तो ये 3 मुख्य बिंदु है जिस पर बजट को लेकर चर्चा हुई है। एक का नाम है महत्वाकांक्षी भारत, दूसरे का नाम है आर्थिक विकास और तीसरे का नाम है जिम्मेदार समाज के बारे में। आगे और देख लेते हैं बजट के बाद। अगर हम देखें कि रुपया कहाँ आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसके बारे में, तो पहली चीज़ आप समझ लें कि इस बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि हम इतने खर्च करेंगे। अब रुपया आता कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले जी उधार और अन्य देयता जो है वहाँ से 20% पैसा आता है। यानी अगर भारत की इनकम 100 रुपये है तो 20 रुपया जो है उधार और अन्य देयता से आता है। उधार क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार्य के लिए सरकार से पैसा ले लिया तो वो क्या माना जाएगा? उधार माना जाएगा। तो वहाँ से भी उधार माना जाता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि सरकार के द्वारा किसी दूसरे देशों से भी पैसा ले लिया जाता है तो वो भी उधार माना जाता है। देखिए, उधार से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, यानी उधार और अन्य देयता से 20% पैसा आता है। फिर उसके बाद आयकर की यानी इनकम टैक्स से भारत को केवल 17% आमदनी होती है, यानी 17% पैसा आयकर से आता है। फिर अगर निगम कर की बात करें तो निगम कर से भारत सरकार को 18% पैसा मिलता है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी। जीएसटी से भारत सरकार को कितना परसेंट पैसा मिलता है? तो उसका उत्तर होगा 18%, यानी जीएसटी से इसे 18% मिलता है। वहीं अगली बात करें सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क से इसे 4% पैसा मिलता है। सीमा शुल्क का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान ने भारत में अपने व्यापार के लिए अपने ट्रक को, अपने वाहनों को भेजा तो उसे कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ न कुछ सीमा शुल्क देना पड़ेगा। उस सीमा शुल्क के जरिए 4% पैसा आता है। अगर रुपया जाता कहाँ है? तो सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जो रुपया अगर जाता है तो करों में जाता है, शुल्कों में जाता है, जो राज्य के हिस्सेदारी होती है। जैसे आप जानते होंगे जीएसटी हमने 18% पे किया तो उसका जो 50% हिस्सा है वो राज्य को चला जाएगा और 50% हिस्सा
केंद्र को चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा उसे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देना पड़ता है, यानी करों में भी देना पड़ता है, यानी टैक्सों में भी देना पड़ता है, और दूसरा चीज़ राज्यों को भी देना पड़ता है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार का 20% पैसा इनमें खर्च होता है। वहीं आने की बात है तो सबसे ज़्यादा पैसा उधार या अन्य देयता से लोग आता है, 20% पैसा। अगर दूसरा चीज़ करें ब्याज भुगतान से, तो ब्याज भुगतान में 18% जाता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक से कोई पैसा उधार लिया गया तो उस पर कोई ना कोई टैक्स लगेगा, कोई ना कोई ब्याज लगेगा। उस ब्याज पर भारत सरकार 18% खर्च करती है। अगली बात करते हैं सब्सिडी। जैसे सब्सिडी भी 6% देता है। जैसे आप जानते होंगे गैसों की सब्सिडी भी आती है, यानी गैस भरा लेने के बाद कुछ पैसा सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, उसे सब्सिडी नाम दिया जाता है। तो ऐसे अन्य अनाजों पर भी सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी जो है भारत सरकार का 6% जाता है। वहीं रक्षा की बात करें तो भारत सरकार इस पर केवल 8% खर्च करती है। 8% यहाँ पे पैसा जाता है, यानी हमारे पूरे बजट का 8% पैसा रक्षा बजट पर लगता है। वहीं बजट की अन्य बातों पर देखते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य पे भारत सरकार के द्वारा 69,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 69,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 69,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बात करते हैं पहला है टीबी। देखिए टीबी जो दिवस होता है, यानी विश्व क्षय रोग दिवस है, उसके जो है जागरूकता के लिए हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत सरकार में ये रोग बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए भारत सरकार ने 2025 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम अपने पूरे देश से टीबी से मुक्त कर देंगे, यानी टीबी से सभी लोगों को मुक्त कर देंगे। जो टीबी से पीड़ित हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिसको टीबी हो गया है तो उसे कुछ रुपए भारत सरकार इलाज के लिए भी देगी। इसके लिए एक लोगो आया, एक नारा आया जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी की बात करते हैं तो टीबी हमारे शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, और टीबी जीवाणुओं से होता है, ट्यूबरक्लोसिस से होता है, और इसके रोकथाम के लिए BCG बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन का टीका लगता है, यानी BCG का टीका टीबी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगली बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। देखिए आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार के द्वारा 6400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त 5 लाख का बीमा प्रावधान किया जाएगा, यानी इनके लिए कार्ड बनाए जाएंगे जिस पर उन्हें 5 लाख का बीमा देय होगा। अगला बात करेंगे हम लोग। देखिए प्रधानमंत्री आवास यानी आवास योजना में 27,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो पहले की बात करें तो पहले 25,328 रुपए थे। इस योजना के तहत सबको यानी सभी लोगों को 2022 तक घर देने की बात की गई है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को मुफ्त घर मिलेगा, और कब तक मिलेगा? 2022 तक। अगली बात की गई है नौकरियों के लिए। देखिए नौकरियों में एक एजेंसी लाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के द्वारा आप किसी भी एक एग्ज़ाम को देंगे और उसके तहत आप विभिन्न विभागों में नौकरियां पा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि मान लीजिए पुलिस विभाग है SSC में, जो CRPF विभाग है, SSB विभाग है ये, और CGL विभाग है, MTS है। तो ये सभी अलग अलग वैकेंसियां हैं, तो इनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी। दूसरा बात है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई बैंक भाग गया तो आपको 1 लाख रुपए मिलते थे, यानी आप कितना भी पैसा जमा किए हैं केवल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई बैंक दिवालिया हो गया तब भी आपको 1 ही लाख रुपए केस के तहत मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में अब इसे 5 लाख कर दिया गया है, यानी 5 लाख रुपए अब मिलेंगे।
दूसरा बात है किसान कुसुम योजना। तो किसान कुसुम योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत 20 लाख किसानों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। तो ये किसान कुसुम का पूरा नाम है किसान, के फॉर किसान, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा, यू फॉर उत्थान, एम फॉर महाअभियान। अगली बात की गई है पीएम किसान के लिए। देखिए, पीएम किसान योजना 1 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चालू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक यानी 1 वर्ष के दौरान 6,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे 3 किस्तों के तहत दिया जाता था। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती थी। इस योजना को केसीसी योजना के तहत जोड़ा गया है। केसीसी की बात करें तो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे आपको सस्ता लोन मिलेगा। इसे किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 में लाया गया था, जिसके तहत हर यानी जो पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी हैं वो केसीसी का लाभ ले सकते हैं, यानी मुफ्त में केसीसी बनवा सकते हैं। अगली बात है कुछ पॉइंट, जैसे दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है और ये कहा गया है कि 2025 तक हमारे देश में दूध का उत्पादन डबल होगा लगभग। अगली बात की गई किसानों की आय दोगुनी की करने की बात की गई है। ये भी कब की गई है? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और सबको बिजली मिल जाएगा। 2022 तक सभी घरों को बिजली मिल जाएगा। हर घर जल योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, यानी हर घर जल योजना के तहत 2024 तक सभी को नल मिल जाएगा। अगली बात करते हैं जो मुख्य बात है यानी जीडीपी में, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारी जीडीपी को 2024 तक $5 ट्रिलियन करने की बात की गई है, जिसके तहत विश्व में जीडीपी के क्रम में भारत का स्थान 5वां रह सके। वैसे आप जानते होंगे पहला स्थान अमेरिका का है, वहीं दूसरा स्थान चीन का है और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के लिए $5 ट्रिलियन जीडीपी के आधार पर ये लक्ष्य रखा गया है। अगला है, देखिए मिड डे मील है। मिड डे मील जिसके लिए सभी को मुफ्त में भोजन मिलता है बच्चों को। तो मिड डे मील योजना में 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत, जिसका नाम अब निर्मल भारत है, उसके लिए 123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेंशन, जिसके लिए 2.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करने के लिए 800 करोड़ रुपए की बात की गई है। शिक्षा, जैसे कि आप जानते हो कि अभी नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति आई है जिसके तहत 3 और +5 जो प्लान बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके द्वारा 99,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 नए एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बन जाएंगे। 1 लाख ग्राम पंचायतों में भारतीय नेट सेवा के द्वारा 1 लाख ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ा जाएगा। 10 सरकारी बड़े बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया जाएगा, यानी 4 सरकारी बड़े बैंक बनाए जाएंगे। देखिए किसान रेल, जैसे किसानों की फसल जो है, मान लीजिए कोई दूध का उत्पादन कर रहा है, कोई मांस का उत्पादन कर रहा है, तो दूध और मांस का उत्पादन करने पर वो कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए किसान रेल में यानी रेल में 1-2 डिब्बे होंगे जिसमें वो पूरी तरीके से एसीकृत होगी, यानी उसमें पूरी तरीके से वातानुकूलित होगी, जिससे किसानों का सामान खराब ना हो। इसलिए किसान रेल चलाने की बात की गई है और सबसे पहले रेल महाराष्ट्र से देवलली तक यानी बिहार तक चलाया गया है। अगली बात है 5 विरासत संग्रहालय बनाए जाएंगे। उनके नाम है शिव सागर असम में बनाया जाएगा, धौलावीरा गुजरात में बनाया जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में और हस्तिनापुर में, यानी विश्व जो विरासत स्थल बनाए जाएंगे यानी विरासत संग्रहालय बनाए जाएंगे वो हस्तिनापुर यानी उत्तर प्रदेश और अधिचल्लू जो कि तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार इस बजट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।